दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस स्टार्ट एजुकेयर में। मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। आज हम ज्योग्राफी में बात करेंगे। ज्योग्राफी का जो 12वां चैप्टर बात करेंगे। तो आइए देखिए, डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए उनको हमने यहाँ पे पुटअप किया है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, कि विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में प्रसिद्ध 49 पैरेलल लाइन यानी 49वीं समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है। देखिए, ये तो पहले एक चीज़ जान लीजिए कि एक तो ये विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा भी है और विश्व की सबसे बड़ी भी रेखा है जो अमेरिका और कनाडा के बीच में है, ठीक है ना। और विश्व की सबसे बड़ी रेखा है दो देशों के बीच में। तो आइए आज हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं की, जैसे डूरंड रेखा, ठीक है ना। डूरंड रेखा की अगर हम बात करते हैं तो डूरंड रेखा किसके किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और ये 2640 किलोमीटर इसकी लंबाई है डूरंड रेखा के। और इसके पहले कब 1893 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया हुआ करता था या ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, तब ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ करता था, ठीक है ना। और दूसरा है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा ये 700 किलोमीटर लंबी रेखा है जो भारत और चीन के बीच में है। और इसको जो बनाया था 1914 में सर मैकमोहन जो ब्रिटेन के थे, उन्होंने ये सीमा रेखा को जो सुलझाया था। और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा जो 700 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद हम बात करते हैं रेड क्लिफ की, ठीक है ना। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना। और ये कितना है? 3310 किलोमीटर लंबी है, 3310 किलोमीटर लंबी है। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना। और इस रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो कब हुआ था? वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जो जर्मनी और पोलैंड के मध्य में है। और पहला जो विश्व युद्ध हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना इसी रेखा से लौटी थी। तो इसलिए यह भी रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंडनबर्ग रेखा, जिसको हम बोलते हैं जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। फिर उसके बाद बात करते हैं मैनरहीन रेखा। मैनरहीन रेखा, ठीक है ना, ये रूस और फिनलैंड के बीच में है। मैनरहीन, देखिए हम अच्छा नाम लिख देते हैं कुछ कुछ के, चूँकि मैनरहीन रेखा, ठीक है ना, ये रूस और पोलैंड के बीच में है, सॉरी रूस और फिनलैंड के बीच में है। चलिए, हम मैगीनाट रेखा की बात करते हैं, ठीक है ना। मैगीनाट रेखा, चलिए, मैगीनाट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, ठीक है ना। किसके किसके बीच? फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। फिर 17वीं समानांतर रेखा, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी 17वीं समानांतर रेखा। देखिए 17वीं समानांतर रेखा ये कितनी महत्वपूर्ण आपको हम बता दें, ये किसके किसके बीच में? सबसे पहले तो ये चीज़ जान लीजिए, तो वियतनाम के बीच में, ठीक है ना। और दक्षिणी मतलब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है 17वीं पैरेलल लाइन रेखा। किसके किसके बीच? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ठीक है। फिर उसके बाद है 20वां समानांतर रेखा। चलिए, 17वां के बाद फिर क्या है? 20वां समानांतर रेखा। ये किसके किसके बीच है? लीबिया और सूडान के बीच है, ठीक है, लीबिया और सूडान के बीच स्थित है। फिर उसके बाद हम आते हैं 22वां समानांतर। चलिए, ये 20वां हो गया, ये 22वां हो गया समानांतर रेखा। 22वां समानांतर रेखा जो है मिस्र और सूडान के बीच है, ठीक है ना। किसके किसके बीच? मिस्र और सूडान के बीच 22वां समानांतर रेखा। फिर उसके बाद 24वीं समानांतर रेखा। चलिए देखते रहिए, चूँकि समानांतर बहुत सी रेखाएं हैं, ठीक है ना। समानांतर रेखा कौन सी? 24वीं समानांतर रेखा। ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच है। और कौन सी दूसरी रेखा थी? रेड क्लिफ, वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बता देता रहूँ। जो रेड क्लिफ रेखा है,
ठीक है ना, वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। और जो 24वीं समानांतर रेखा है ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन ये कच्छ के पास स्थित है। कच्छ का जो गुजरात के बगल का एरिया है, कच्छ की खाड़ी, तो कच्छ के पास ये स्थित है। ठीक है ना। जो पाकिस्तान के अनुसार क्या कहता है कि यह रेखा भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि भारत अपना जो हक जताता कहाँ तक, कच्छ की खाड़ी तक। तो इसीलिए 24वीं समानांतर रेखा है, जिस पर पाकिस्तान कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है, लेकिन भारत इसको स्वीकार नहीं करता। चलिए 24वें के बाद हम 25वीं की बात करते हैं। ठीक है ना, 25वीं समानांतर रेखा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है ना, जितनी भी हैं सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो है माले और मारिटानिया का सीमा जो है निर्धारण करती है। ठीक है ना, मारिटानिया एक जो देश है और माली एक देश है, दोनों के बीच का जो है ये रेखा का निर्धारण करता है। चलिए 25वां के बाद हम बात करते हैं 31वां। ठीक है ना, 31वां समानांतर रेखा। 31वीं समानांतर रेखा जो है ईरान और इराक के बीच है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम आपको इसको लिख दे रहे हैं कि 31वीं समानांतर रेखा ये इराक और ईरान के बीच है। ईरान और इराक के बीच है। ठीक है ना, 31वीं समानांतर रेखा ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बाद अब 38वीं समानांतर रेखा। ठीक है, ठीक है, ये 38वीं पैरेलल लाइन हम बात करते हैं। 38वीं समानांतर रेखा। देखिए 38वीं जो समानांतर रेखा है ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। पहले कोरिया एक हुआ करता था, जब कोरिया का बंटवारा हुआ तो एक बन गया उत्तर कोरिया और दूसरा बन गया दक्षिण कोरिया। ठीक है ना, तो ये जो 38वीं पैरेलल लाइन है इसको हम अच्छे से लिखें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी रेखा है। ठीक है ना, समानांतर रेखा, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ठीक है ना, 38वीं पैरेलल लाइन किसके बीच है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। ठीक है, इसके बाद 49वीं पैरेलल लाइन आप लोगों को जस्ट मैंने बताया, वो इसी क्वेश्चन के संदर्भ में अमेरिका और कनाडा के बीच में। और ये विश्व की सबसे बड़ी दो देशों के बीच रेखा भी है और विश्व की सबसे शांत रेखा भी है। ठीक है, उसके बाद है ऑर्डर नीसे रेखा। ऑर्डर नीसे रेखा, ठीक है ना, ये पोलैंड और जर्मनी के बीच स्थित है। कौन सा, ऑर्डर नीसे रेखा, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि सिगफ्रीड रेखा। सिगफ्रीड रेखा ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है। चलिए ये तो रहे महत्वपूर्ण जो है दो देशों के बीच की रेखाओं। ठीक है ना, तो मैंने लगभग मैक्सिमम का जो है मैंने बता दिया कि दो देशों के बीच के जो पैरेलल लाइन हैं कौन कौन सी हैं, आप उसको राइट डाउन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, सेकंड की। ये क्या है कि आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। ठीक है ना, और प्रकाश किरणों की गति कितने किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। देखिए जो दो पिंड होते हैं, जैसे मान लीजिए पृथ्वी और मंगल, दो आकाशीय पिंड हो गए, इनके बीच की दूरी हम किलोमीटर में नहीं मापते, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। दो आकाशीय पिंड, ठीक है ना, दो आकाशीय पिंड जैसे हो गए तो उनके बीच की हम क्या बोलते हैं, हम प्रकाश वर्ष में उनकी दूरी मापते हैं। प्रकाश वर्ष कैसे होती है कि जो एक वर्ष में क्या चीज़, एक वर्ष में तय की गई दूरी किसकी, सूर्य की रोशनी। एक वर्ष में सूर्य की रोशनी जितना तय करता है उसको हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है ना, तो इसलिए दो खगोलीय पिंडों के बीच को हम किस में मापते हैं, इसको हम प्रकाश वर्ष के रूप में मापते हैं। तो इसकी जो चाल है कितने किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2,97,925 किलोमीटर प्रति सेकेंड।
ठीक है ना, ये इसका सही आंसर है। लेकिन कभी कभी आप देखे होंगे कुछ बुक्स में और कुछ लमसम या नियर अबाउट में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड मान लिया जाता है, लेकिन जो उसका एग्जैक्ट आंकड़ा है वो है 2,97,925 किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी गति होती है। ठीक है, चलिए थर्ड की हम बात करते हैं। थर्ड क्या है कि सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला उसका बाहरी भाग जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है, निम्न में से कौन सा है। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा है जो बाहरी हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परिमंडल या कोरोना। ठीक है ना, बाहरी भाग जैसे हम सूर्य मुकुट कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, परिमंडल या कोरोना। ठीक है, फोर्थ की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि जल प्रदूषण की समस्याओं को पहचानने वाला पहला विद्वान निम्न में से कौन सा था। पहला विद्वान हिप्पोक्रेटस। ठीक है ना, कौन थे, हिप्पोक्रेटस। ये पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने जल प्रदूषण जो वाटर पोल्यूशन होता है की समस्या को पहचाना था। ठीक है, चलिए फिफ्थ की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ब्लैक, देखिए इसमें 3 चीज़ आपको मिलेंगे। पहला क्या है, ब्लैक हिल, दूसरा है ब्लू हिल, तीसरा है ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ निम्न में से किस देश में स्थित हैं। ठीक है ना, तो ये कहाँ पे हैं, अमेरिका में, यूएसए जिसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं। जो ये अमेरिका है ये किस महाद्वीप में है, ये नॉर्थ अमेरिका में है। कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसका नाम अमेरिका है, और अमेरिका का पूरा नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये तीनों पहाड़ियाँ, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल, ये तीनों पहाड़ियाँ अमेरिका में स्थित हैं। चल 6 की हम बात करते हैं। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस इफेक्ट तथा हरित गृह प्रभाव को बताने वाला वैज्ञानिक निम्न में से कौन था। कौन था भैया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आर्थिनियर। ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, ये बार बार पूछा गया कि हरित गृह प्रभाव को बताने वाला वैज्ञानिक निम्न में से कौन सा था, आर्थिनियर था। ठीक है, 7th की हम बात करते हैं कि भारत में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है। मृदा अपरदन की बात कर रहा है तो जो वनों का बड़ी मात्रा में दोहन हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये विदोहन, इसको विदोहन, ठीक है ना, इसको सही लिखते हैं हम कि वनों का बड़ी मात्रा में विदोहन। ठीक है ना, ये इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 8th की बात करते हैं कि विद्युत उत्पादन के लिए भूतापी ऊर्जा का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया। ठीक है ना, किसकी बात कर रहा है, विद्युत उत्पादन के लिए, तो इटली में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इटली में किया गया सबसे पहले किसका, भूतापी ऊर्जा का प्रयोग। भूतापी का मतलब जो पृथ्वी से हम ऊर्जा का जो है निकालते हैं, भूतापी। ठीक है, 9th की बात करते हैं, किसी परितंत्र में, परितंत्र नहीं होता है, ये पारितंत्र होता है, पारितंत्र। ठीक है, क्या होता है, पारितंत्र। किसी पारितंत्र में निम्न में से कौन प्राथमिक उत्पादक होता है। जो पारितंत्र होता है हमारा, उसमें सबसे पहला जो प्राइमरी लेवल पे होता है या हम प्रथम प्राथमिक उत्पादक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हरे पौधे अथवा वनस्पति। ठीक है ना, जो हरे पौधे होते हैं क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं हम। ठीक है, ये बहुत बार ये इन्वायरमेंट में भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चूँकि ये इन्वायरमेंट जो इन्वायरमेंटल जियोग्राफी है उसका पार्ट है, तो जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो हरे पौधे ही होते हैं और वनस्पतियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए 10वीं की हम बात करते हैं, सैनिक कीट द्वारा निम्न से किस फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। सैनिक कीट ये धान की फसल के लिए सबसे नुकसानदायक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, सैनिक कीट। ठीक है ना, ये बहुत ही मतलब घातक होता है धान की फसल के लिए। अगर ये धान की फसल पे अगर एक बार लग गए ना तो लगभग सबको खा जाते हैं, बहुत तेज़ी से इसको जो सफ़ा करते हैं ये धान के पौधों को जो है, तो सैनिक कीट इसीलिए इनका नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये धान की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। चलिए 11 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है कि धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे निम्न में से क्या कहते हैं। तो भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक है ना, जैसे पृथ्वी का ये धरातल भाग है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए यहाँ से भूकंप का अनुभव किया गया तो झटके तो बहुत दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन ये भाग होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं कि लवणी मृदा अथवा जल में उगने वाले पौधों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। साल्टी जो वाटर होता है, ठीक है ना,
जिसको हम बोलते हैं साल्टी वाटर, मतलब साल्टी वाटरनेस, लवणी मृदा, मतलब साल्टी जो सॉइल होती है, ठीक है ना, या जल में उगने वाले पौधों को हम किस नाम से जानते हैं? तो हेलोफाइट के नाम से जानते हैं। सी इज द राइट आंसर, हेलोफाइट, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है, इसका प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है? देखिए ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है, सौर वर्णक्रम में अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग का सही कम प्रकीर्णन, ठीक है। देखिए इसमें जो बात कर रहा है कि प्रकीर्णन का, किसकी बात कर रहा है? सूर्य के जो प्रकीर्णन है, ठीक है ना, यानी सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल जो रंग होता है, इसका कारण क्या है? तो इसमें प्रकीर्णन होता है। आप देखोगे जो सूर्य का रंग होता है, इसमें टोटल कितने रंग होते हैं? टोटल 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको हम आइए जानते हैं। इसको विबग्योर के नाम से जानते हैं, VIBGY और O और R, ठीक है ना। टोटल 7 रंग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। V से होता है वायलेट, ठीक है ना। I से होता है इंडिगो, B से होता है ब्लू, G से होता है ग्रीन, Y से होता है येलो, O से होता है ऑरेंज और रेड से होता है लाल। देखिए सबसे महत्वपूर्ण यही है, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? यही है। और उसके बाद वायलेट जो पहले नंबर पे है, ठीक है ना, नारंगी। कौन सा? इसको नारंगी। देखिए इसमें 2 चीज़ें होती हैं। जो लाल रंग होता है ना, इसमें सबसे दूर तक जाने की क्षमता होती है, सबसे दूर तक। तो सूर्य जब सुबह उगता है तो इसकी जितनी भी किरणें होती हैं सारी वहीं की वहीं फैल जाती हैं, लेकिन जो लाल रंग होता है वो दूर तक दिखाई देता है, ठीक है ना, दूर तक दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन होता है, ठीक है ना, बहुत दूर तक होता है। ये इसकी क्षमता होती है दूर तक दिखाई देने के लिए, तो इसीलिए सिर्फ लाल रंग ही सबसे दूर तक दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग में सबसे दूर तक दिखाई देने की क्षमता होती है। दूसरी चीज़, जो नारंगी होता है, नारंगी रंग होता है, इसका जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, यानी इसका प्रकीर्णन दूर तक न जाके बस थोड़ी ही दूर में क्या होता है? फैल जाता है, ठीक है ना, जिससे दूर तक इसकी रेंज नहीं जा पाती। सिर्फ लाल रंग ही इसका दूर तक जाता है, क्योंकि प्रकीर्णन इसका क्या होता है, ये इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, मतलब फैलता नहीं है, बहुत दूर तक जाता है। तो इसीलिए लाल रंग सुबह सूर्य का जब उगना होता है, जब सूर्य उगता है तो लाल रंग ही सबसे पहले दिखाई देता है, बाकी रंग वहीं पे बिखर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और सूर्य के रंग में टोटल कितने कलर पाए जाते हैं? 7 रंग, जिसको हम क्या इंद्रधनुष के नाम से भी जानते हैं, और उसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं, VIBGYOR। वी से हो गया वैलेट नारंगी, आई से हो गया इंडिको जिसको हम जामुनी बोलते हैं, बी से हो गया ब्लू जिसको नीला बोलते हैं, जी से ग्रीन हरा, वाई से येलो पीला, ओ से ऑरेंज नारंगी और आर से रेड लाल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ निम्न में से किसके तटवर्ती भाग पर स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। डी इज द राइट आंसर, ग्रेट बैरियर रीफ। ये क्या होता है? मूंगा की चट्टान। मूंगा मूंगा क्या होते हैं? ये कैल्शियम कार्बोनेट खाते हैं, ठीक है ना, और कैल्शियम कार्बोनेट खाते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट उत्सर्जित भी करते हैं। तो जहाँ पे ये उत्सर्जित या अपना मल त्यागते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? इकट्ठा होते 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 चट्टान बन जाती है। तो सबसे ज़्यादा मूंगा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे पाया जाता है मूंगा, तो वहाँ पे इतनी बड़ी चट्टान बन गई जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। भारत में भी है, लक्षद्वीप के आसपास जो मूंगा की कुछ चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है ना। चलिए 15 की हम बात करते हैं कि सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्न से किस नाम से जाना जाता है? ये पूरा नाम है सामान्य जीवन निर्वहन कृषि, ठीक है ना। तो श्रीलंका में इसको किस नाम से जाना जाता है? कहने का ये नंबर है, तो चेना, ठीक है ना, चेना के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि पूछा है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको पुटअप किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करता है। निम्न में से किस उद्योग को उद्योग के रूप में जाना जाता है? तो जो ये मोटर गाड़ी निर्माण है, ठीक है ना, तो इसको हम विकास उद्योग के नाम से जानते हैं। अक्सर पूछते हैं, एक्चुअली इसका जो है देखें, विकास उद्योग,
ठीक। चल, इसका कहने का सेंस है कि निम्न में से कौन सी इंडस्ट्री है या कौन सा उद्योग हो जिसको हम विकास उद्योग के नाम से जानते हैं। तो मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग, जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना, इसको हम विकास उद्योग के नाम से जानते हैं। ये हमेशा पूछा गया है। मैं आपको बता दूं कि जो मेरे नॉलेज में कम से कम 7 से 8 बार ये एग्ज़ाम्स पीसीएस में, वनडे एग्ज़ाम्स में, एसएससी में और रेलवे में, एनटीपीसी में हमने बहुत पेपर देखा है। जो मैंने देखा 7 से 8 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस उद्योग को, किस इंडस्ट्री को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग या इंग्लिश में ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं कि किसी प्राणी के संपूर्ण भौतिक पर्यावरण को किस अन्य नाम से जाना जाता है। जो हमारा कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई प्राणी है, ठीक है ना, किसी प्राणी की बात करें जो उसका संपूर्ण भौतिक पर्यावरण यानी पर्यावरण के दृष्टिकोण जितने भी उसकी सामान्य घटनाएं घटित होती हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो आवास के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हैबिटेट। हैबिचुअल नहीं, देखिए हैबिचुअल यहाँ पे लिख गया, हैबिटेट होता है HABITAL, हैबिटियल, ठीक है ना। देखिए हैबिटियल के नाम से हम जानते हैं, एक आइए यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में क्या है कि निम्न से किसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बहुत पाठ पढ़े होंगे। नॉर्मन ई बोरलॉग, रहने वाले तो मैक्सिको के थे, रहते एक्चुअली मेन जो निवासी थे मैक्सिको के थे, अमेरिका में बाद में जाके बस गए, ठीक है ना। तो अगर हम विश्व क्षेत्र में बात करते हैं विश्व की, तो विश्व में जो हरित क्रांति के जन्मदाता या जनक हैं वो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। अगर हम भारत की बात करें तो MS स्वामीनाथन, ये कहाँ के हैं, ये भारत के क्या हैं, हरित क्रांति के जन्मदाता। कब की बात है, 1967 की, 1967 में हरित क्रांति भारत में आए और जिसके जन्मदाता MS स्वामीनाथन है भारत में। अगर विश्व की बात की जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। चलिए पूरे प्रकरण में जो हरित क्रांति आई इसमें सबसे ज़्यादा किस फसल को फ़ायदा हुआ, तो किसको फ़ायदा हुआ, गेहूं को, ठीक है ना। गेहूं का उत्पादन सर्वप्रथम जो हरित क्रांति का जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले गेहूं पे ही हुआ था और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ वो गेहूं के उत्पादन में हुआ है, यानी वृद्धि हुई है, बहुत ज़्यादा वृद्धि, कम क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं का हुआ है। ये हरित क्रांति के जनक की देन है। और विश्व की बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग और भारत में MS स्वामीनाथन 1967 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कि विश्व वन दिवस निम्न से किस दिनांक को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस की बात करता है तो कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। क्या मनाया जाता है, विश्व वन दिवस। चलिए 20 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की, ये सूची 1 को सूची 2 में, ठीक है ना। ये देखिए सूची 1 को सूची 2 में सुमिलित कीजिए। चलिए सुमिलित करते हैं कि जवाहर सागर विद्युत केंद्र चंबल नदी पे है, बिल्कुल सही बात है। माही बजाज सागर जल विद्युत केंद्र माही नदी पे है, बिल्कुल सही बात है। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र चंबल नदी पे, बिल्कुल सही बात है। श्री सेलम जल विद्युत योजना कृष्णा नदी पे, बिल्कुल सही बात है। ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, चारों का मिलान जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि मिलान करने के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो इस सिलसिले में देखिए हमने आज इसमें 4 क्वेश्चन आपको मिल गए, ठीक है ना, कि चारों कहाँ पे हैं, जवाहर सागर, माही सागर, राणा सागर और श्री सेलम जल विद्युत केंद्र कहाँ पे हैं, तो ये चारों नदियों पे हैं जिनका मिलान बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए ये 20 क्वेश्चन का PDF था आज हमारा, कितने क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन का। इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखें, पूरा देखने बाद कमेंट अपना मित्रों जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।